तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। कल से ही हम लोगों के यहाँ, खासकर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता के बाद अगर दूसरा नंबर कहीं का आता है तो सुल्तानपुर का ही आता है। तो कल से हम लोगों के यहाँ मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुकी है। तो हो सकता है कि वीडियो में आपको कुछ गानों के साउंड, कहीं आरती के साउंड, और बगल में ही रामायण बैठा है तो उसके भी हो सकता है कुछ आवाज़ें आपको आएँ। तो इससे पहले कि आप लोग सवाल करें, इससे पहले कि आप लोग कहें, मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। अच्छा, ऐसी चीज़ों का विरोध करना भी कहीं ना कहीं बहुत अनुचित हो जाएगा, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से सारी चीज़ें हो रही हैं, जिनकी कृपा से प्रखर यहाँ बैठ के आपको सुना रहा, उन्हीं का आशीर्वाद है कि ठीक ठाक पैसे कमा रहा। तो अगर उनकी आरती, उनकी भजन का अगर कुछ अंश हमारे वीडियो में पड़ता है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। हर जगह नेगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए। तो लगभग अब 7-8 दिन तक ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। बगल में भी दुर्गा पूजा बैठा है, पंडाल भव्य बना है, तो वहाँ से भी कुछ आरती वगैरह के साउंड आएंगे। तो मुझे लगा आपको एक बार बता देना चाहिए, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि बैकग्राउंड में कौन गाना बजा रहा है। ये प्रखर कहीं शांत जगह जाके वीडियो क्यों नहीं बना सकता, लेकिन इस समय स्थिति ये है कि हर जगह पे साउंड, हर जगह पे डीजे, हर जगह पे गाने, भजन, कीर्तन, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो फिर कहीं भी जाके शांति से वीडियो बनाना मेरे लिए अभी 7-8 दिनों तक लगभग नामुमकिन है। खैर, ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आमतौर पे अगर पुलिस वाले किसी मामले में जांच पड़ताल करें तो ये चीज़ बड़ी गलीमत होती है कि पुलिस वालों के पास ना कोई सबूत हो, ना ही किसी के ऊपर कोई डाउट हो। अब आमतौर पे आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, लेकिन कुछ कंडीशनों में ये भी चीज़ें बेहतर होती हैं कि कोई सबूत नहीं है, किसी के ऊपर डाउट नहीं है, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल भर बाद पुलिस वालों को कोई क्लू मिल जाएगा, पुलिस वालों को कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। उसके बाद 99.99% संभावना है कि जो केस है वो सुलझ जाएगा, जो कातिल होगा, जो अपराधी होगा, पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। उसके बाद इंसाफ करना अदालत का काम। लेकिन इसके विपरीत कभी कभार ऐसा होता है, और जो सबसे बुरी कंडीशन ये होती है कि पुलिस वालों को जो सबूत मिले, जो सुराग मिले, जो शक की सुई घूमे, वो किसी गलत शख्स पे घूम जाए। अब पुलिस वालों को हमेशा यही लगता है, और हर इंसान को यही लगता है कि ये जो शख्स है ये झूठ बोल रहा, इससे हम शक्ति बरतेंगे, इसके खिलाफ हम जांच पड़ताल करेंगे, तो फिर ये अपना इकबाल जुर्म कर लेगा। और इसके बाद फिर पुलिस वाले उस मामले में ही जुटे रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहा जाता है कन्फर्मेशन बाइस्ड, यानी पहले ही किसी आदमी के ऊपर इस कदर शक हो जाना कि पुलिस हो या फिर आम लोग, सबको यही लगे कि बस यही कातिल है या फिर यही गुनहगार है। उसके बाद पुलिस वाले उसी के पीछे पड़ते रहें, उसी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करें। पर इन सब चक्करों में कई बार ऐसा होता है कि जो असल गुनहगार है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। और आज की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। और कहानी आज से लगभग 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक ज़िला सबसे मशहूर अयोध्या, और अयोध्या में एक थाना लगता है गोसाईगंज थाना, और इसी गोसाईगंज थाना में एक गाँव है बोधीपुर गाँव। कहानी इसी बोधीपुर गांव में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल कहानी साल 2018 की है। इसी बोधीपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे, जिनका नाम था रामकृष्ण पांडे, इनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया था। इनका इकलौता बेटा जिसका नाम सोनू, हाल फिलहाल में उन्होंने सोनू की शादी करवाई थी। शादी एक मोनी नाम की लड़की से हुई थी। अब शादी हुई, शादी होने के बाद घर में बहू आई, शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। जो सोनू है, जो मोनी है, इन दोनों को एक बेटी प्राप्त हुई। इधर जब बेटी हुई उसके बाद फिर धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं अब सोनू को भी लगा कि चलते हैं कहीं कुछ नौकरी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। सोनू ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, ज़्यादा कुछ योग्यता नहीं थी। तो फिर निकल जाता पंजाब, और पंजाब के लुधियाना में अपनी नौकरी किया करता। जो कुछ पैसे मिलते उसी पैसे से अपना घर चलाता, कुछ पैसे अपनी बीवी को भेज देता, कुछ अपने पिता को भेज देता। ठीक ठाक परिवार था। अच्छा, घर में कोई खर्चा करने वाला ज़्यादा था नहीं। इधर जो रामकृष्ण पांडे थे, क्रेशर था। क्रेशर यानी जहाँ पे बड़े पैमाने पे अब गन्ने को लिया जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है, उस रस से फिर गुड़ बनाया जाता है, गुड़ को बेचा जाता है। कई जगहों पे ये छोटे पैमाने पे होता है, तो वहाँ पे फिर नॉर्मल चीज़ें होती। कई लोग इसको बड़ा प्रोफेशनली करते हैं, यानी टनों में गुड़ लेते हैं, गन्ना लेते हैं, फिर कुंटल के हिसाब से गुड़ बनाते हैं, फिर उसको अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। तो फिर इनके पास अलग अलग आदमियों की आवश्यकता होती है। ये सिक्योरिटी में भी कई लोगों को तैनात रखते हैं,
और ऐसे ही रामकृष्ण पांडे एक क्रेशर पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। इसकी ड्यूटी थी कि रात में जाए जब सारा काम बंद हो, तो इसी क्रेशर पे रहे। उसके बाद फिर जब काम धंधा सब लोग करने आए तो फिर ये लौट के आए। और ऐसे ही ठंडी का महीना था, यही जैसे अभी महीना चल रहा, इससे लगभग 1 महीने की बात है। रामकृष्ण पांडे साल 2018 में उसी क्रेशर पे ड्यूटी करने गया था। इधर जो सोनू था वो पंजाब में नौकरी कर रहा था। और इसी दौरान एक चीज़ और हुई थी कि जो मोनी पांडे थी यानी सोनू की बीबी, हाल फिलहाल में उनकी बच्ची हुई थी, यानी 10-12 महीने की एक बेटी थी। और इसी वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन जिसका नाम था प्रियंका, उसको भी बुला लिया था। ये कहा कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तुम्हारे जीजा भी नहीं है और घर में कोई और औरत भी नहीं है, तो घर का काम करना, बाकी चीज़ें करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए तुम आ जाती। अब जब मोनी ने अपने मायके बात की तो मायके वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, जाएगी अपनी बहन के ससुराल प्रियंका, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बहन के जीवन की जो चीज़ें हैं वो भी सही हो जाएंगे। इसलिए प्रियंका और मोनी यानी दोनों बहनें अब उसी घर में अकेली हैं। रात का वक्त था, जो रामकृष्ण पांडे थे वो ड्यूटी पे गए थे उसी क्रेशर पे, इधर सोनू पंजाब में था। रात को ये सारे लोग आराम से खाना खाते हैं, खाना खा के सोते हैं। सोने के बाद सुबह होती है। अब जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो अखबार वाला था, जो दूध वाला थे, तमाम लोग आते हैं। अखबार वाला आता है, अपना अखबार फेंक के चला जाता है। इसके बाद दूध वाला आता है, आने के बाद आवाज़ लगाता है, मोनी को बुलाता है। अब रोज़ ऐसा होता था कि जो मोनी थी अब तक एक आवाज़ पे निकल के आ जाती थी, बहुत बड़ा घर था नहीं, लेकिन अब दूध वाले ने आवाज़ दी और मोनी निकली नहीं, ना ही प्रियंका निकली। तो कहीं ना कहीं दूध वाले को लगा कि शायद अब ये लोग सो रहे हैं। उसने और आवाज़ें लगाई। अब और आवाज़ें लगाई तो फिर आसपास के लोग भी देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो बहू है उठ नहीं रही। उसी में से किसी ने कहा कि काम करो, अंदर जाके देख लो, क्या पता वो लोग सो रहे हों, या फिर ईयरफोन का ज़माना है, हो सकता है मोबाइल में कहीं बिजी हों। अब यही तमाम चीज़ें जब आसपास के 1-2 लोग कहते हैं तो जो दूध वाला था घर के अंदर दाखिल हो जाता है। घर बहुत बड़ा था नहीं, या फिर बहुत सिक्योरिटी या फिर ऐसे दरवाजे थे नहीं। अब जैसे घर के अंदर दाखिल होता है, 2-3 कमरे थे, उन्हीं में से एक कमरे के अंदर जब जाता है तो अंदर जो कुछ देखता है, उसे देखने के बाद दूध वाला बदहवास उस कमरे से चीखता हुआ बाहर निकल जाता है। दरअसल अंदर जो मोनी थी और जो उसकी बहन प्रियंका आई थी, उन दोनों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और उन दोनों बॉडीज़ के बीच एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। अब ये चीज़ दूध वाला देखता है, चीखता हुआ बाहर आता है, आसपास के सारे लोगों को बताता है। सारे लोग भागे भागे घर के अंदर पहुँचे और अंदर पहुँचने के बाद देखते हैं कि जो मोनी है, जो प्रियंका है, इन दोनों की गर्दन को किसी चीज़ से काटा गया है। पूरे कमरे की जो मिट्टी है खून से एकदम काली पड़ चुकी है, गर्दन से अभी भी खून हल्का हल्का सा रिस रहा। फौरन इस बारे में जो ससुर थे यानी रामकृष्ण पांडे, उनको सूचना दी गई। इसी बीच किसी ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद अब चूंकि जैसा मामला था कि एक घर में 2 जवान लड़कियां, एक की उम्र 17 साल, एक की उम्र 30 साल, दोनों का इस निर्दयता के साथ कत्ल किया गया। साथ ही एक बच्ची जो अभी 12 महीने की है, वो सो रही थी, सोने के बाद उठती है, उठने के बाद रोने लगती है। तो मामला ऐसा था कि फ़ौरन जो बड़े बड़े अफसर थे, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोतवाल, सारे लोग अब भागे भागे पहुँचे। पहुँचने के बाद इतनी देर में जब क्राइम सीन को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं, तो फ़ौरन बॉडी को कब्ज़े में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद फ़ौरन अलग अलग टीमें आई, चाहे एफएसएल की टीमें हो, चाहे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीमें हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीमें हो, यानी अलग अलग टीमें आ जाती हैं। मामले की गंभीरता थी। इतनी देर में आसपास के इलाकों में एक तरह से दहशत मच गई कि 2 लड़कियों को इस तरह से घर में घुस के किसी ने मार दिया। मीडिया वाले भी भागे भागे पहुँचे। अब मीडिया वाले जब भागे भागे पहुँचे तो पहुँचने के बाद तरह तरह की खबरें चलने लगी कि ये लोग लूटपाट के लिए आए थे, या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत काम ना हुआ हो, किसी ने दरिंदगी ना कर दी हो, या फिर कोई और मामला। देखते ही देखते 1-2 दिन में ये पूरा जो मामला था, पूरे अयोध्या का सबसे चर्चित मामला बन चुका था। पुलिस वालों पे भी प्रेशर पड़ा। पुलिस वाले फ़ौरन जांच पड़ताल करने जुटते हैं। सबसे पहले जो डॉग स्क्वाड की टीम थी उसको लगाया गया। उसने कुछ सूंघा तो, लेकिन कुछ काम की चीज़ें मिली नहीं। साथ ही जो फिंगरप्रिंट वाले आए थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो सारी चीज़ों को ले रहे थे, उन्होंने भी अलग अलग जगहों से कई डेटा कलेक्ट किए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ उनको भी नहीं मिली जिससे शायद इस मामले में आसानी हो। जब पुलिस वालों को कहीं से कोई मदद या फिर कहीं से कोई क्लू मिला नहीं, क्राइम सीन से कोई
आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर पुलिस कायदे से क्राइम सीन से पूछे कि यहाँ पे हुआ क्या, तो जो मिट्टी है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें खुद ही बता देती हैं। लेकिन यहाँ पे शायद पूछने में गलती हुई या फिर जवाब कानों तक पहुँचा नहीं। जब पूछा पुलिस वालों ने अपने तरीके से, अपने उपकरणों के माध्यम से, तो क्राइम सीन से कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं। तो पुलिस वालों को लगा कि अब एक काम करें, परिवार का बैकग्राउंड खंगाल लेते हैं, क्या पता यहीं से कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले पूछा गया कि क्या इस घर के जो मुखिया थे उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश थी क्या। अब ये चीज़ जब पूछा गया तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं, जो पांडे जी थे वो तो बड़े सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं, नॉर्मली एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, ठीक ही ठाक सैलरी है, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, ना नशा ना पत्ती ना कोई बात ना विवाद। फिर ये हुआ कि लड़कियों के बारे में पता करते हैं कि कहाँ से आई हैं या फिर इनकी शादी कहाँ हुई। तो ये तमाम चीज़ें जब पता किया गया तो वहाँ से भी इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा क्लू मिला ही नहीं। इसके बाद ये हुआ कि अब घर की चीज़ों को चेक किया जाए, क्या पता लूटपाट का ही मामला हो कि कोई आया हो लूटने और चेक किया हो, इतनी देर में ये लोग जग गई हों, तो सबूत मिटाने के लिए उसने कत्ल कर दिया हो। जब इस एंगल पे भी पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इधर लोगों का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर लगातार केस पे बनता जा रहा, चाहे जितनी टीमें आ रही, कहीं से कोई क्लू नहीं, कहीं से कोई जवाब नहीं। अब क्या करें। पुलिस वाले तमाम तरीके से जांच पड़ताल करते रहते हैं, तमाम तरीके से छानबीन करते रहते हैं, लेकिन जब कहीं से कोई जवाब या फिर कहीं से कोई क्लू नहीं मिला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब तक हम जो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं इस घर के आधार पर कर रहे हैं, यानी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई पुराना विवाद तो नहीं था, कोई लूटपाट तो नहीं हुई, या फिर कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग घर के पीछे, यानी जो रामकृष्ण पांडे उनके पीछे पड़े, उनके जो बेटे हैं सोनू के पीछे, और ये मैटर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों का हो। तो एक काम करते हुए इन दोनों लड़कियों की भी कुंडली खंगाल लेते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने जो मरने वाली मोनी पांडे थी उसकी कुंडली, और साथ ही उसकी जो बहन प्रियंका थी उसकी कुंडली खंगाली, उसकी कॉल डिटेल को निकाला, उसकी तमाम चीज़ों को चेक किया। तो जब उसकी कॉल डिटेल और उसकी तमाम चीज़ों को चेक किया तो प्रियंका के पास तो कोई मोबाइल था नहीं, लेकिन जो मोनी पांडे थी, जब उसकी कॉल डिटेल को निकाला तो एक ऐसा नंबर निकल के सामने आया जिस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, और ये नंबर इस लड़की के मायके के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम था रमेश कनौजिया उसका था। यानी अब एक शख्स जिससे काफ़ी ज़्यादा बात हुई। इतनी देर में अब तक मायके वाले भी लगातार धरना दिए थे कि जल्द से इंसाफ हो, क्योंकि उनकी तो दोनों बेटियां गई थी। मायके वाले से पूछा गया कि रमेश कनौजिया कौन है। अच्छा, मरने वाली पांडे, एक नाम जो बार बार निकल के अब सामने आ रहा, रमेश कनौजिया, तो घर का कोई मामला तो हो नहीं सकता। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कि रमेश कनौजिया से ही इस महिला का कोई संबंध हो। पुलिस वालों ने रमेश कनौजिया के बारे में पता किया और उससे पूछताछ की, और जब उससे पूछताछ की तो रमेश कनौजिया ने स्वीकारा कि हाँ, मेरा इस लड़की के साथ रिलेशन है और ये लड़की मुझसे प्यार करती है। अब फ़ोन में लास्ट कॉल जो थी वो भी रमेश कनौजिया की ही थी। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वालों की जो शक की सुई है फ़ौरन रमेश कनौजिया के इर्द गिर्द घूम गई। उन्हें लग गया कि इस लड़की से इसका संबंध था, इसी वजह से इसने ही कुछ किया होगा, और लास्ट कॉल इसी की थी, और अगर कॉल उठाने तो इसने फिर दोबारा कॉल किया क्यों नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जब हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल का जो दायरा था रमेश कनौजिया के इर्द गिर्द घुमा दिया। लगातार रमेश कनौजिया से पूछताछ हो रही, लगातार रमेश कनौजिया की लोकेशन निकाली जा रही, लगातार रमेश कनौजिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने एक वाले जुर्म कर ले। लेकिन इधर रमेश कनौजिया जिद पे अड़ा कि हाँ, संबंध तो था, बात भी करती थी, उस रात मैंने कॉल भी किया था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे गया नहीं था। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें एक बार लगता है कि रमेश झूठ बोल रहा, इसीलिए उन्होंने फिर और तरीके से जांच पड़ताल की। तो जब और तरीके से जांच पड़ताल की तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ये प्रूफ हुआ कि जो रमेश कनौजिया था वो इत्तेफाक से उस जगह पे गया ही नहीं था। अब बिना गए तो संभव था नहीं कि वो कत्ल कर दे। तो फिर अब मामला बदल गया। अब क्या, अब तक पुलिस वाले जिस रमेश कनौजिया से सख्ती से पूछताछ कर रहे थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनसे गलती हुई तो उन्होंने फिर कहा रमेश कनौजिया से कि अगर आप कुछ जानते हैं तो आप खुद हमारी मदद करें। अब ये चीज़ जब रमेश कनौजिया को उन्होंने कहा तो फिर रमेश भी थोड़ा सा शांत होता है, सोचता है, और अंत में कहता है कि साहब, एक और नाम है जिसके बारे में मुझे डाउट है कि वो भी तो मेरी गर्लफ्रेंड यानी सोनू की बीवी से संबंध में था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कौन है, तो इस पर वो शख्स यानी रमेश कनौजिया बताता है कि उसका नाम रवि वर्मा है, और ये रवि वर्मा इसी के पड़ोस में रहने वाला है। अब पुलिस वालों ने जब रवि वर्मा के बारे में सुना, उसके बाद फिर रवि वर्मा के पास आते हैं
उसको उठाते हैं। अच्छा, उठाने के दौरान एक चीज़ और हुई। एक महिला थी जो गुपचुप तरीके से पुलिस को कुछ बताना चाह रही थी। अभी महिला कौन थी इसके बारे में पुलिस वालों ने कभी डिस्क्लोज तो नहीं किया, लेकिन इसने भी कुछ ऐसा इनपुट दिया जो अभी आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। वहाँ से भी शक की सुई जो थी रवि वर्मा के ऊपर गई। जब रवि वर्मा के ऊपर शक गई, पुलिस वालों ने रवि वर्मा को उठाया। उठाने के बाद अब एक सबूत महिला दे चुकी थी, दूसरा इधर रमेश कनौजिया ने दिया। तो फिर रवि वर्मा से पुलिस वालों ने तबीयत से पूछताछ की। शुरुआत में इसने झूठ बोला, लेकिन अंत में फिर इसने अपना मुंह खोला और पूरी कहानी बताई और साथ ही कहा कि हाँ, मैंने ही दोनों को मारा है। अब पुलिस वालों ने जब पूछा कि क्यों मारा, तब फिर इसने पूरी कहानी बताई और कहा कि जब से ये शादी करके आई है, शादी के कुछ महीने बाद ही जो पति था वो परदेश चला गया। इधर ससुर भी लगातार अपने काम पे रहता। पड़ोस में मेरा घर था, तो कई बार छत पे आने जाने के दौरान, कई बार बाहर निकलने के दौरान, साफ सफाई के दौरान, जब भी ये बाहर निकलती तो लगातार मुझे देखती, मैं भी इसको देखता। देखने के दौरान दोनों की आंखों आंखों में इशारा हुआ। इशारा इस कदर आगे बढ़ा कि फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अच्छा, मामला पड़ोस का था तो ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत होती नहीं थी। दोनों इशारों में बात करते, जब भी मौका लगता तब मिल लेते, जब भी मौका मिलता तब रात में संबंध बनाते। चूँकि ससुर की उम्र हो चुकी थी तो ससुर लगातार बाहर ही सोता। घर में तो दरवाजे थे अगला पिछला, किसी भी दरवाजे से वो बुला लेती। उसके बाद लगातार ये लोग रात में वक्त गुजारते, ना कोई देखने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला। लेकिन ऐसे कई टाइम गुजरने के बाद जब ये आता रहा, तो एक बार जब ये आता है, आने के बाद देखता है कि ये जो मोनी है उसके फ़ोन की घंटी बजती है। तो शुरुआत में इसे लगा कि इतनी रात को हो सकता है सोनू ने फ़ोन किया, लेकिन जब फ़ोन चेक किया तो पता चला सोनू का नंबर है नहीं, ये कोई और है। अब ये चीज़ जैसे ही रवि देखता है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। पूछता है कौन है। शुरुआत में जो मोनी थी वो झूठ बोलती है, कहती है कि मेरा दोस्त है। लेकिन जब कायदे से इसने तफ्तीश की और दबाव बनाया तो फिर उसने कहा कि ये मेरे मायके का बॉयफ्रेंड है। अभी ये चीज़ जैसे रवि सुनता है फ़ौरन उसे नागवार गुजर जाती है। कहता है कि पति तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा संबंध सिर्फ मुझसे रहेगा। लगातार दबाव बनाता है और कहता है कि इसे छोड़ दो। उस टाइम ये भी वादा कर देती है कि ठीक है मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इसने बातचीत करना बंद नहीं किया। इसके बाद फिर लगातार ये लोग जब भी मिलते इस बात को लेकर झगड़ा होती। और ऐसे ही उस रात जब आता है ये रवि मिलने, क्योंकि पड़ोस का मामला था तो फ़ोन उन पर ज़्यादा बात होती नहीं थी, इशारों में बुलावा हो जाता था। तो जब भी वो आता, आने के बाद उस दिन जैसे ही आया, उसी रात संजोग से फ़ोन आया। फ़ोन पे बात कर रही थी, उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद फ़ौरन इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में फिर जब बहस ज़्यादा हो गई, उसने पूछा कि तुम छोड़ोगी। इसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बात करूंगी, जो करना हो कर लो। इसी बात पे गुस्से में आके एक चाकू लाता है, चाकू से मोनी का गला काटता है और गुस्से में मोनी का कत्ल कर देता है। अब ये कहानी जैसे ही पुलिस वालों के सामने सुनाता है तो पुलिस वाले फ़ौरन पूछते हैं कि चलो मोनी को तुमने गुस्से तहस में मार दिया, प्रियंका की क्या गलती। तो इस पर फिर वो आगे बताता है और कहता है कि मैंने जब मोनी को मारा, मारने के फ़ौरन बाद जैसे मैं वहाँ से निकलने लगा, अचानक प्रियंका जग जाती है और जैसे ही जगती है फ़ौरन उसने मुझे पहचान लिया और सबूत मिटाने के लिए फिर मैं प्रियंका को भी खींच के लाता हूँ। लाने के बाद उसको भी मार देता हूँ। अब मारने के बाद फिर ये वहाँ से भागता है। भागने के बाद सारे कपड़ों को लेके जाता है और उसी समय एक महिला जग रही थी, उस महिला से माचिस मांगता है। मांगने के बाद जितने भी कपड़े थे इसके, यानी जिस पे खून के छींटे लगे थे, कुछ बाकी चीज़ें थी जो सबूत हो सकते थे, उन तमाम चीज़ों को उसी माचिस से जला देता है। जलाने के बाद जो आलय कत्ल यानी जिस मर्डर वेपन से कत्ल हुआ था उसको एक तालाब में फेंक देता है। और इसी महिला ने फिर पुलिस वालों को इशारों में बताया कि जो रवि दत्त यानी जो रवि वर्मा है, इस रवि वर्मा ने उस रात मुझसे माचिस मांगा था और बेहद घबराया हुआ था। फिलहाल जब पुलिस वाले पूरी थ्योरी सुनते हैं, सुनने के बाद एक तरफ परेशान हैरान, और कायदे से अगर मोरल ग्राउंड पे देखा जाए कि तुम भी तो नाजायज़ संबंध में थे और इसके बाद वो भी किसी और से थी, तो वो चीज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। अगर तुम इतने ज़मीर वाले थे तो एक महिला जो शादीशुदा थी उससे फिर तुम्हें खुद नहीं संबंध बनाना चाहिए था। खैर, अगर ये चीज़ें लोग सोचें ही तो क्यों क्राइम होगा, क्यों मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा। ये चीज़ें लगातार ऐसी ही चलती रहेंगी, ऐसी कहानियाँ आपके सामने आएंगी, ऐसे ही आप लोगों का कलेजा फटेगा। तो खैर, ये फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।